Hello everyone, this is Aditya from LNAI Academy, and today we are going to take one session on how to build SQL agent. एजेंट क्या होता है, कैसे ये हमारे लिए हेल्प करता है। तो अगर हम एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें रिगार्डिंग दिस एजेंट, यू कैन थिंक लाइक एनी सॉफ्टवेयर that understand intent or goal and decides steps and also execute these steps to complete this goal. So this is very simple definition of AI agent. कोई भी कोड जो आपके इंटेंट को समझे या आपका क्या गोल, आप क्या कराना चाहते हैं उसको समझे और उस गोल को पूरा करने में क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे उनको डिसाइड करे और फिर जो स्टेप्स उसने लिए हैं उन स्टेप्स को वो एग्जीक्यूट करे। तो ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा पीस ऑफ कोड हमारा क्या कहलाता है, एक एआई एजेंट कहलाता है। अगर इसको एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए मुझे कोई पॉलिसी चाहिए। अब उस पॉलिसी में आप क्या देख रहे हैं, आपकी एज क्या है, किस पर्पस के लिए आप पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, तो बहुत सारे मार्केट में पॉलिसी प्लान अवेलेबल है। अब आपने क्या सोचा कि अगर मैं खुद इस चीज को करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस काम को करने में और शायद मैं चीजों को समझ भी ना पाऊं, तो आपने एक पॉलिसी एजेंट को पकड़ा और वो पॉलिसी एजेंट क्या समझेगा, आपके इंटेंट, आपका गोल समझेगा कि आप किस पर्पस के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं। फिर वो आपको बताएगा कि आपका जो पर्पस है, इस पर्पस के लिए हमारे पास ये नंबर ऑफ पॉलिसीज अवेलेबल हैं। फिर आपको वो पॉलिसी कंप्लीट करके भी आपको दे दें। तो आप एआई एजेंट को इस एनालॉजी के साथ इजीली समझ सकते हैं कि आपको कोई पॉलिसी लेनी है, आपको पॉलिसी लेने के लिए अगर एक एजेंट अवेलेबल करा दिया जाए तो वो एजेंट आपका इंटेंट समझेगा और फिर जो जो स्टेप्स होंगे, कहाँ पर साइन कराने हैं, कहाँ पर क्या करना है, वो सारे स्टेप्स वो खुद बताएगा आपके लिए और उनको एग्जीक्यूट करके आपको दे देगा और पॉलिसी आपकी डन हो जाएगी। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं एसक्यूएल एजेंट, लास्ट वेबिनार जो मैंने आपको दिया था दैट इज ऑन ईमेल एजेंट। मैंने एक ऐसा ईमेल एजेंट आपको बनाकर दिखाया था जो आपके बिहाफ पर किसी को मेल करके आता है। तो बिहाइंड द सीन क्या क्या चीजें थी वो हमने देखी, समझी। उसी की सीरीज में आज हमारा ये सेकंड वेबिनार है जिसमें आपको एसक्यूएल एजेंट कैसे बनाया जा रहा है ये आपको सिखाया जा रहा है। एसक्यूएल एजेंट में अभी तक क्या हो रहा था, जब ये एजेंट नहीं होता था तो हमारे पास एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस के अंदर हमारे पास कुछ टेबल्स रखी हुई हैं। अब उन टेबल्स से हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं, तो बड़ा कॉमन डेटाबेस है माई सिक्वल। आप पोस्टग्रे यूज कर सकते हैं, एसक्यूएलाइट यूज कर सकते हैं, ऑरेकल यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस पर्पस के लिए एक माई सिक्वल के अंदर डेटाबेस बनाया हुआ है। पहले मैन्युअली मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस पर्पस के लिए एजेंट बनाना चाहता हूँ, सो डैट क्लैरिटी आपके लिए रहेगी। मैंने एक माई सिक्वल के अंदर डेटाबेस बनाया और डेटाबेस का नाम मैंने कर दिया LNAI। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इस डेटाबेस के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कितनी टेबल्स हैं, so I need to write this command show table. So in this database I am having 3 tables. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी टेबल के अंदर क्या डेटा रखा है, you need to write select command. This is the basic select command, select star from table name. अब सोचिए अगर मैं चैट जीपीटी से कहूँ कि मुझे
अपनी एम्प्लॉय टेबल का डेटा देखना है तो उसकी कमांड बनाकर दे दो। तो चैट जीपीटी कितना करके दे सकता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद उसे टेबल का नाम नहीं, तो टेबल के नाम की जगह वो कुछ आपका जनरल टर्म लिख के दे देगा और बोलेगा इसकी जगह पर अपनी टेबल का नाम लिख ले। अगर मैं चैट जीपीटी से कहूँ कि मुझे 2 टेबल में एक रिलेशन है, उसके बेस पर ज्वाइन क्वेरी लिख कर दे दो, तो वो आपकी टेबल के बारे में नहीं जानता है, तो जनरल टर्म्स वो आपको लिख कर दे देगा। अब यही काम जो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, या कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी जो आप यहाँ पे लिखेंगे, एसक्यूएल एजेंट कैसे करेगा उसको समझते हैं। तो एक पहले मैं पूरा वर्क फ्लो बनाता हूँ, एसक्यूएल एजेंट का क्या वर्क फ्लो रहेगा, फिर मैं आपको इसको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो सबसे पहले एसक्यूएल एजेंट क्या करेगा, सबसे पहला काम इसका होना चाहिए, इट विल अंडरस्टैंड योर इंटेंट। ये आपका इंटेंट समझेगा, आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ हाईएस्ट एम्प्लॉय की सैलरी दिखा दो, या मैं चाहता हूँ सेकंड हाईएस्ट सैलरी लेने वाला एम्प्लॉय दिखा दो, या मुझे वो एम्प्लॉय दिखा दो जिनको अभी तक कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं है, या मुझे वो एम्प्लॉय का डेटा दिखाना है जिनको मैं एक से ज्यादा प्रोजेक्ट असाइन कर दूँ। तो इस तरह से मेरा जो एक क्वेश्चन होगा उसमें क्या इंटेंट है, सबसे पहले एजेंट को वो समझना होगा, आपका इंटेंट समझेगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या करेगा, ये अपने स्टेप्स डिसाइड करेगा कि मुझे करना क्या है। डिसाइड स्टेप टू कंप्लीट दिस इंटेंट। अब वो क्या क्या स्टेप्स होंगे मैं आपको ग्राफिकली बना के दिखाता हूं। इमेजिन करते हैं ये आपका यूजर है, इस यूजर ने कोई प्रॉम्प्ट लिखा यहाँ पर, उस प्रॉम्प्ट में इसने बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, लाइक सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉय की सैलरी देखना चाहता हूँ, या उन एम्प्लॉयज का डेटा देखना चाहता हूँ जिनको अभी प्रोजेक्ट असाइन नहीं। तो जो प्रॉम्प्ट था ये गया हमारा एसक्यूएल एजेंट। इस वर्क फ्लो को अगर हम समझ लेते हैं तो कोड बनाना हमारे लिए बहुत इजी होता है। अब इस एसक्यूएल एजेंट ने क्या करा, उस प्रॉम्प्ट में क्या लिखा था उसको पढ़ा और मुझसे मेरा डेटाबेस मांगा कि अपना डेटाबेस दे, क्योंकि उस डेटाबेस में समझेगा ना कि इस इंटेंट को पूरा करने के लिए कौन सी टेबल रिक्वायर्ड है, कौन सा कॉलम रिक्वायर्ड है। तो यहां से इसने क्या करा, आपका जो डेटाबेस था उसको भी रीड कर लिया। डेटाबेस रीड कर लिया, दैट मींस जस्ट इट विल रीड द स्कीमा, डेटा नहीं, सिर्फ स्कीमा रीड करेगा। अब एसक्यूएल एजेंट क्या करेगा, आपका जो प्रॉम्प्ट था वो और डेटाबेस में जो स्कीमा था, लाइक टेबल्स कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, ये सारी चीजें लेकर फिर हमारा जाएगा एलएलएम के पास, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको हम कहते हैं। अब एलएलएम रीजनिंग करेगा। रीजनिंग में क्या डिसाइड करेगा वो, कि जो प्रॉम्प्ट आया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे ये डेटाबेस का स्कीमा दिया गया है, क्या इस क्वेश्चन को इस डेटाबेस के स्कीमा से आंसर किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो उसके लिए क्या एसक्यूएल क्वेरी होनी चाहिए। तो एलएलएम क्या करेगा, पलट के आपको वह एसक्यूएल क्वेरी वापस करना है। तो यहां पर प्रॉम्प्ट जाएगा प्लस डीबी स्कीम आ जाएगा और एलएलएम पलट के आपको एसक्यूएल क्वेरी, आपको नहीं, किसको देगा, एजेंट को देगा। अब एजेंट क्या करेगा, उस क्वेरी को डेटाबेस पर एग्जीक्यूट करेगा।
यानी कि क्वेरी बनेगी लेकिन आपको नहीं लिखनी है। क्वेरी किसने बना दी? एलएलएम ने बना दी। और वो बनाकर किसको दे दी? आपको नहीं, आपके एजेंट को दे दी। और एजेंट ने फिर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। कहां पर? आपके डेटाबेस। अब एग्जीक्यूट करने के बाद फिर एक रिजल्ट बनाओ। एसक्यूएल एजेंट को वो रिजल्ट वापस मिल गया। उस रिजल्ट को लेकर एसक्यूएल एजेंट फिर गया एलएलएम के पास। अब क्यों जा रहा है? क्योंकि अब हमें उस आंसर को यूजर की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जनरेट करवाना है। अभी जो आंसर आया होगा वो टेबलर फॉर्म में या डेटाबेस के जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आया होगा, यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो मुझे उस रिजल्ट को क्या करना है? एलएलएम के पास जाना है फाइनल जनरेशन करने के लिए। तो ये गए हम यहाँ पर फाइनल जनरेशन करने के लिए। एलएलएम ने उस रिजल्ट को जो डेटाबेस से अभी आया था क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद, उसको ह्यूमन लैंग्वेज में जनरेट करके एसक्यूएल एजेंट को वापस कर दिया। और फिर ये रिजल्ट मिल गया हमारा एंड यूजर। अब मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं। सबसे पहले यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया। लेट अस सपोज यूजर का प्रॉम्प्ट है फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल हैविंग सेकंड हाईएस्ट सैलरी। वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी सेकंड हाईएस्ट है उसका डिटेल लाकर दे दो। एसक्यूएल एजेंट ने क्या करा? आपका प्रॉम्प्ट और डेटाबेस का स्कीमा और प्रॉम्प्ट को लेकर चला गया वो हमारा, यानी कि यहां से स्कीमा रीड करा और फिर प्रॉम्प्ट और डेटाबेस स्कीमा लेकर चले गए एलएलएम के पास। एलएलएम ने क्या करा? समझा क्या पूछा गया है और जो गिवन डेटाबेस स्कीमा है क्या उससे इसका आंसर आ सकता है। अगर आ सकता है तो फोर्थ स्टेप में जो एसक्यूएल क्वेरी एलएलएम ने बनाकर किसको दे दी? एसक्यूएल एजेंट को दे दी। उसके बाद एसक्यूएल एजेंट ने वो क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी डेटाबेस पर। जैसे हम पाइथन में कनेक्शन बनाकर एग्जीक्यूट करते हैं, ये काम हमारे लिए एजेंट करेगा। फिर जो रिजल्ट आया उस क्वेरी के एग्जीक्यूशन से वापस से फिर मिला एसक्यूएल एजेंट। अब उस एसक्यूएल एजेंट ने उस रिजल्ट को वापस कर दिया एलएलएम के लिए, सो दैट वो नेचुरल लैंग्वेज में रिजल्ट को कन्वर्ट किया जा सके। तो अब ये गया हमारा 7th स्टेप में एलएलएम के पास वापस। एलएलएम ने उस रिजल्ट को एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एसक्यूएल एजेंट को वापस कर दिया। उसके बाद एसक्यूएल एजेंट ने उस रिजल्ट को यूजर को वापस कर दिया। ये पूरा वर्क फ्लो हो गया कैसे एसक्यूएल एजेंट काम करता है। तो अब अगर मैं आपको प्रैक्टिकली ये पूरा एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो मुझे कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग यूजर, वो तो हम और आप लोग हैं, ठीक है। दूसरा है कि आपके पास एसक्यूएल एजेंट होना चाहिए, आपके पास डेटाबेस होना चाहिए और आपके पास एलएलएम होना चाहिए। तो एट प्रेजेंट यूजर अवेलेबल है, हम और आप लोग, और डेटाबेस अवेलेबल है। हमारे पास अभी एलएलएम नहीं है, हमारे पास एसक्यूएल एजेंट नहीं है। ये दो चीजें मुझे यहाँ पर करनी है। अब कैसे करेंगे इस काम के लिए? तो आप एलएलएम यूज कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है। आप ओपन एआई का एलएलएम यूज कर सकते हैं जिसको आप जीपीटी कहते हैं। आप गूगल का जेमिनी भी यूज कर सकते हैं। आप ग्रॉक का यूज कर सकते हैं। तो ग्रॉक में मल्टीपल है, एक नहीं है, कई सारे हैं। इसी तरह से आप XAI का भी यूज कर सकते हैं, एलन मस्क वाला, जिसका नाम GROK है। मेक श्योर GROQ इज डिफरेंट, GROK इज डिफरेंट। कोई सा भी आप ओपन सोर्स एलएलएम यूज कर सकते हैं। एलएलएम साउंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या होगा? सर ये एसक्यूएल एजेंट कैसे बनेगा? इस एसक्यूएल एजेंट को बनाने के लिए आप फ्रेमवर्क यूज करेंगे। और मैं जो फ्रेमवर्क यूज करने जा रहा हूं दैट इज LangChain। ये फ्रेमवर्क पाइथन लैंग्वेज के लिए बनाया गया है।
तो मोस्टली जो एजेंट बनाए जा रहे हैं आज की डेट में, ये पाइथन लैंग्वेज के ऊपर ही बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाइथन में ही बनाए जाते हैं, कल को जावा में, C# में या किसी और लैंग्वेज में भी अगर ये फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हो जाए एजेंट बनाने वाले, तो उनमें बनाया जा सकता है। बट अभी मार्केट में देखें तो पाइथन यहाँ पर डोमिनेट कर रही है। अब LangChain मेरे सिस्टम में कैसे आएगा? आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, उस लैपटॉप में आपने पाइथन को इंस्टॉल करा होना चाहिए, कोई एडिटर आपके पास अच्छा है लाइक VS Code, उस पर भी काम कर सकते हैं आप, आईडी पे भी काम कर सकते हैं, PyCharm वगैरह कोई सा एडिटर यूज कर सकते हैं, मैं VS Code यूज करता हूँ। फिर इसके अंदर आपको एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, उस एनवायरनमेंट के अंदर आपको LangChain को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी LLM आप यूज करने जा रहे हो, वहां से आपको एक API की गेट करनी पड़ेगी, और API की गेट करने के बाद उसको अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये एक एनवायरनमेंट का सेटअप। ऑब्वियसली इस एनवायरनमेंट सेटअप को एक क्विक रिव्यू के साथ मैं आपको बता देता हूं। तो आपको जाना पड़ेगा इस वेबसाइट पर, यहां पर आप लिखेंगे OpenAI API की, यहां पर जाएंगे OpenAI API पर, यहां से आपको की लेकर आनी है, यहां पर आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। जीमेल अकाउंट से भी आप लॉगिन कर जाएंगे, और यहां पर आप अपनी API की क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपनी API की को क्रिएट किया हुआ, आप चाहें तो अपनी और भी की को अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरी यहाँ पर क्रिएटेड है, बट द पॉइंट इज दिस API की इज चार्जेबल। आपको मिनिमम $5 का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो यूज एनी ओपन सोर्स API की लाइक Grok। आप Grok पर जाइए और Grok से API की ला सकते हैं, इट इज फ्री, ये आप यूज कर सकते हैं। तो आप Grok का यूज करके इजीली स्टार्ट अपना कर सकते हैं। आपको पेड वाला की यूज करने के लिए शायद अभी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो यहां से आप अपनी नई API की बना सकते हैं, एंड इट इज फ्री, जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार आपने अपनी API की यहाँ से गेट कर ली, चाहे Grok से या GPT वालों से या Gemini से या किसी भी LLM प्रोवाइडर से आपने API की को गेट कर लेना है। गेट करने के बाद अगला काम क्या होगा, आप इसे या तो अपने कोड में हार्ड कोड करेंगे, या फिर आप इसे एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट कर सकते हैं। कोड में हार्ड कोड करना इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, क्योंकि जब आप अपने प्रोजेक्ट को कभी डिप्लॉय करेंगे सर्वर पे, तो API की अगर एक्सपोज होती है कोड के अंदर, तो API की को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो बेटर है कि आप एनवायरनमेंट वेरिएबल का यूज करते हैं। तो लाइक आपके सिस्टम में एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल में आपको न्यू पे क्लिक करके एक वेरिएबल बनाना है, और उस वेरिएबल का नाम आप क्या रखेंगे, कौन सा वेंडर था उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर आप Grok वाली यूज करते हैं तो आपको जो नाम रखना है वो रखना है Grok API की, और वैल्यू में पेस्ट कर देना है। अगर आप OpenAI वाली लेकर आए हैं तो आपको अपनी की का नाम जो रखना है वो रखना है OpenAPI। ठीक है, इस तरह से आपको नाम रखने हैं और वहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। इट इज लाइक, तो वेरिएबल का नाम आपको सेम रखना है, यही है ना, कैप्स में। और ये API की जो आप लेकर आए थे, तो वेरिएबल का नाम कौन सा वेंडर है LLM वाला उसके अकॉर्डिंग बदलेगा। Grok वाला है तो Grok_API की, ये आपने यहाँ पर अपना API की गेट करके अपने सिस्टम में सेट कर दी। मेरे पास MySQL ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसमें मैंने एक डेटाबेस
और उसमें कुछ टेबल्स मैंने बना रखे हैं और उसमें डेटा ऑलरेडी इंसर्टेड। ठीक है, अब हमारा पार्ट आता है VS कोड वाला। VS कोड में LangChain फ्रेमवर्क को कैसे लेकर आएंगे। तो VS कोड ऑब्वियसली सबके पास हो गई। कोई भी एक फोल्डर बना लीजिए अपने सिस्टम को। उस फोल्डर के अंदर इस काम को हम लोग अपना करेंगे। तो क्या करेंगे, टर्मिनल जाएगा VS कोड के अंदर, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर आपको जो सपोर्टिंग लाइब्रेरीज हैं वो आपको अपने इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जो सपोर्टिंग लाइब्रेरीज हैं उनको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए आप कमांड लिखेंगे, उस कमांड से आपका एनवायरनमेंट बनेगा, लाइक python -m venv देन नेम ऑफ योर एनवायरनमेंट। देन इसको आप एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा जूम करके नॉर्मल चला कर दिखाता हूँ सो डेट विजिबिलिटी बेटर होगी। तो मैं टाइप करूंगा कोड VS कोड पर, बट रन कराने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा, थोड़ा विजिबिलिटी बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आपका एनवायरनमेंट बन जाएगा तो आप उसे एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर, लाइक दिस एनवायरनमेंट जो भी आपका उसका नाम, और उसके अंदर जाके यहाँ लिखें एनवायरनमेंट का नाम स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। थोड़ा टेक्निकल टर्म है, जब आप सीख जाएंगे तो आपको आसान लगना शुरू होगा। तो इस तरह से एनवायरनमेंट आपने W2 नाम से बनाया और एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पर आप अपना लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दो। पिप इंस्टॉल LangChain कम्युनिटी, तो मैंने ऑलरेडी करी हुई है, LangChain core। So these are the libraries and one more essential library API की के लिए। तो मैं GPT यूज कर रहा हूँ, तो LangChain OpenAI। अगर आप Grok यूज करेंगे तो LangChain का पार्टनर पैकेज Grok वाला ये डाउनलोड करेंगे। अगर आप एलन मस्क वाला यूज कर रहे हैं तो XAI। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर OpenAI मैंने लिख दिया। So these are the like requirements to work with SQL agent। तो ये आपकी LangChain लाइब्रेरी हो गई, LangChain कम्युनिटी हो गई, LangChain core और LangChain OpenAI। ये सब जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं, नाउ योर सेटअप इज रेडी। अब आपका सेटअप रेडी हो गया। ठीक है, अब आपका एजेंट कैसे बनेगा, उसका कोड कैसे बनाया जाएगा, ये मैं आपको बना कर देगा। ठीक है, आ गए हम VS कोड के। यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं, मान लीजिए इसका नाम कर दिया मैंने 23rd वेबिनार। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे LLM को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम LangChain _ OpenAI। मेक श्योर जो आप फाइल बना रहे हैं इसका एक्सटेंशन .py होना चाहिए। एग्जीक्यूट तभी होगी जब एक्सटेंशन .py हो। इंपोर्ट, और जो हमारी क्लास है जो हमारा LLM को इंटीग्रेट करती है उसका नाम है चैट OpenAI। तो ये क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ लिखेंगे चैट OpenAI क्लास का ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मॉडल। तो OpenAI के बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, GPT-4, 5, GPT-3, अलग अलग वैरायटी हैं।
तो जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ GPT-2 GPT-4o-mini। तो ये एक इनका मॉडल है जो रीजनिंग करने के लिए काफी बेटर माना जाता है। अगर एपीआई की को आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट नहीं किया है तो आप एपीआई की को मैन्युअली कोड से लिख सकते हैं, लाइक एज ए स्ट्रिंग जो आप की लेकर आए थे या पेस्ट करते हैं, बट अगेन इट इज नॉट रिकमेंडेड। आपको कभी भी एपीआई की को अपने कोड में एक्सपोज नहीं करना चाहिए। लोकल सिस्टम पर माइट भी ये काम करेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे गिटहब पर या किसी सर्वर पे पब्लिश करेंगे एप्लीकेशन को, आपकी एपीआई की को ब्लॉक कर दिया जाएगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिलहाल मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट किया। अब ये आपका एलएलएम बनकर तैयार हो गया। ये एलएलएम कह रहा है लाओ मुझे रीजनिंग किस चीज की करनी है, मुझे कौन सी क्वेरी जनरेट करनी है, मुझसे क्या काम कराना चाहते हो, आप मुझसे करा सकते हो। तो अब अगर मैं एलएलएम से बेसिक क्वेश्चन आंसर करके पूछूं, अभी मैं इसमें एसक्यूएल को ऐड नहीं करता हूँ, बेसिक क्वेश्चन आंसर पूछूं लाइक चैट जीपीटी स्टाइल। ऐसे मान लो कि चैट जीपीटी आपके प्रोग्राम में आ गया, ठीक है, और अभी हमारे प्रोग्राम को सिर्फ उतनी नॉलेज है जितनी नॉलेज इस वाले एलएलएम में। मेरे डेटाबेस की नॉलेज इसके पास अभी है ही नहीं। तो अब एलएलएम से कोई भी क्वेश्चन करना है तो इन्वोक नाम से इसके ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे और डिक्शनरी में या डायरेक्ट स्ट्रिंग में आप अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। मान लो मैंने इससे पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या कुछ भी आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये आपको रिजल्ट वापस करेगा और ये रिजल्ट आपका आप अपना प्रिंट। मैं इसको यहां चला देता हूं, आपके लिए आसान। आप चाहें तो यूजर से रन टाइम पर इनपुट भी ले सकते हैं, ताकि जो क्वेश्चन है वो पहले से हमारे प्रोग्राम में फिक्स ना होकर रन टाइम पर डायनेमिक आ जाए। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। लेकिन सर ये तो बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, तो अब क्या करेंगे, जो रेस्पॉन्स आया है उसके अंदर से सिर्फ कंटेंट वाला पार्ट निकाल कर दिखा देता है। सी दिस इज द कंटेंट। तो थोड़ा टेक्निकल है। अब अगर आप कहें कि नहीं सर मुझे तो जो प्रॉम्प्ट है वो डायनेमिक रखना है, आप पहले से प्रोग्राम में सेट मत करिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यहां से चला लीजिए। जो भी आप पूछना चाहते हैं यहाँ पे आप अपना जैसे चैट जीपीटी से पूछते हैं उसी तरह से यहाँ पर अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। पूरा प्रोग्राम लिख कर दे दिया और साथ में एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है कि कैसे ये काम करता है। सिंपल सा पूछते हैं। Now, if I try to execute this code and if I ask any question related to my database, let's see क्या होता है। मैंने पूछा हाईएस्ट सैलरी किसकी है, जैसे मेरे पास डेटाबेस है तो यहाँ पर अगर मैं हाईएस्ट सैलरी वाली कमांड चलाता हूँ, I will write
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, लाइक ऑर्डर बाई अगर मैं लगा देता हूँ, ऑर्डर बाई EMP सेल डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट आ जाएगा और ऊपर से मैं देख लूँ कि भाई हाईएस्ट सैलरी लेने वाला एम्प्लॉय है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर यही कहा हु इज टेकिंग हाईएस्ट सैलरी, देखते हैं क्या आंसर आता है। कह रहा है एज ऑफ अक्टूबर 2021 इंडिविजुअल विद हाईएस्ट सैलरी टेंड टू बी CEO। कह रहा है CEO की सैलरी हाईएस्ट होती है, मतलब वो मेरे डेटाबेस से आंसर नहीं दे रहा, अपनी नॉलेज से आंसर दे रहा है, जो उसने सीखा है पब्लिक डेटा से उससे वो आंसर दे रहा है। तो अब हमें अगर मैं यही क्वेश्चन चैट जीपीटी से जाके पूछूं तो लगभग सेम ही तो आंसर आएगा। उसको थोड़ी पता आपके डेटाबेस के बारे में कि आपके पास एम्प्लॉय टेबल है और उसमें ये भी है और वो भी है। तो फिर अब क्या करें, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन अपनी टेबल की सारी डिटेल किसको दे दो, चैट जीपीटी को दे दो और आपके लिए क्वेरी बनकर आ जाएगी। लेकिन सर ऐसे तो फिर हमारा डेटा चला गया चैट जीपीटी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लूज कर दी हमने यहाँ पर। अब अगर आपसे कहा जाए कि हम चैट जीपीटी को ये नहीं देना चाहते, तो आप क्या करो, अपना क्या बना लो, एजेंट बनाओ। अब हम यही करने जा रहे हैं, इस कोड में मैं अपना एजेंट बनाऊंगा, वो एजेंट LLM से इंटरेक्ट करेगा, मैं नहीं करूंगा, वो एजेंट करेगा और बीच में जितना भी हमारा ओवरहेड है वो खुद उसे बियर करेगा। चलो लेकर आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर LangChain के अंदर से हमें डेटाबेस का कनेक्शन बनाने वाला जो क्लास है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो LangChain community डॉट यूटिलिटीज इंपोर्ट SQL डेटाबेस नाम से इसके अंदर एक क्लास होगी जो हमें इंपोर्ट करनी है। अब ये क्लास यहां से हटा दिया, LLM तैयार। अब मैं यहां पर डेटाबेस बनाऊंगा, तो SQL डेटाबेस क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है फ्रॉम URI। जैसे आप लोगों ने पाइथन अगर पढ़ी हुई है तो शायद आपने PyMySQL ड्राइवर यूज करा होगा, और PyMySQL ड्राइवर का यूज करके पहले कनेक्शन बनाते थे, फिर कर्सर बनाते थे, फिर क्वेरी एग्जीक्यूट करते थे, फिर कनेक्शन क्लोज करते थे। तो ये सब एजेंट कह रहा है मैं खुद करूंगा, आप मुझे बस डेटाबेस का कनेक्शन लाता है। तो डेटाबेस का कनेक्शन लाने के लिए हम लोग जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसको यूज ना करके LangChain की ये जो लाइब्रेरी क्लास है इसका यूज करेंगे, और इसको हम क्या बताने वाले हैं, अपने डेटाबेस की इंफॉर्मेशन क्रेडेंशियल देंगे कि भाई MySQL ये है, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, बताना पड़ेगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब लिखने का तरीका होगा, यहाँ लिखेंगे MySQL प्लस PyMySQL। PyMySQL आप जानते हैं पाइथन का ड्राइवर है कनेक्टिविटी करने के लिए। दैट मीन्स पिप इंस्टॉल PyMySQL भी करना पड़ेगा जो आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी उनके साथ। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम यूजर नेम कॉलन पासवर्ड ऐड सिंबल, सर्वर का एड्रेस तो मेरा सेम सिस्टम पे चल रहा है, लोकल होस्ट स्लैश लगाकर डेटाबेस का नाम LNA। सो दिस इज, अगर मैं इसको अलग अलग समझाऊं, दिस इज डेटाबेस ड्राइवर, दिस इज लैंग्वेज ड्राइवर, पाइथन लैंग्वेज का ड्राइवर। दिस इज यूजर नेम, जो आपने MySQL बनाया है उसका यूजर का नेम, ये पासवर्ड है। तो आइडियली ये इंफॉर्मेशन किसी फाइल में सेव होनी चाहिए और फाइल से हमें रीड करनी चाहिए, क्योंकि कोड में हमें यूजर नेम पासवर्ड डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करना चाहिए, फाइल में हमें स्टोर करना चाहिए। बट अभी के लिए हम चल सकते। दिस इज योर होस्ट एड्रेस, MySQL जिस लैपटॉप पे इंस्टॉल किया गया है उस कंप्यूटर का IP एड्रेस, तो सेम कंप्यूटर पे ही प्रोग्राम चल रहा है तो इसी पर आपका ये इंस्टॉल्ड है, तो लोकल होस्ट लिख सकते हैं।
एंड दिस पार्ट इज योर डेटाबेस का नेम। जो आपने डेटाबेस बनाया है वो किस नाम से बनाया है MySQL के अंदर, ये वो। तो इट इज लाइक फुल कनेक्शन स्प्रिंग हो गई हमारी। ठीक है, अब ये डेटाबेस बनकर आपका तैयार हो गया। अब क्या बनाना है? LLM तैयार है, डेटाबेस तैयार है, अब एजेंट बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? फ्रॉम LangChain community डॉट एजेंट्स टूलकिट इंपोर्ट एक फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट एसक्यूएल एजेंट। ये फंक्शन कह रहा है आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको एसक्यूएल एजेंट तैयार करके दे देता हूँ। हमने कहा चलिए देखते हैं। एजेंट इज इक्वल टू क्रिएट एसक्यूएल एजेंट फंक्शन है, कॉल करेंगे इसे जो आपने अभी ऊपर इंपोर्ट किया है। और इसको क्या क्या बताएंगे? इसको बताएंगे LLM जो आपने बनाया है वो दे दीजिए। LLM क्यों दे रहे हैं? क्योंकि क्वेरी जनरेट तो LLM ही करेगा, इंटेंट समझने वाला काम तो LLM का ही है। एजेंट क्या कर रहा है? एजेंट कोलैबोरेट करा रहा है चीजों के लिए, यहाँ से उठाकर उसको दे रहा है, उससे ला रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये काम करने वाला। ठीक है, अब दूसरा क्या दोगे? डेटाबेस। डेटाबेस आर्गुमेंट में दे दिया मैंने अपना डेटाबेस। तो अब मेरे एजेंट को डेटाबेस की नॉलेज भी हो गई और LLM की नॉलेज भी हो गई। अब इसके बाद इसको हम एक आर्गुमेंट और देंगे, एजेंट टाइप। इससे हम ये बोलेंगे कि आपको क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टूल कॉलिंग लिखेंगे। इंटरनली एग्जीक्यूट करने के टूल्स होंगे, तो ये एजेंट उन टूल्स का यूज करेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ देनी है कि एजेंट LLM के पास जब जाए तो LLM गलत आंसर ना दे या अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके आंसर ना दे, तो आप क्या करेंगे? जो प्रॉम्प्ट बन रहेगा इंटरनली उसमें कुछ प्रीफिक्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रीफिक्स लिख रहा हूँ जो कि हमारे प्रॉम्प्ट जब बनेगा इंटरनली उसका पार्ट बनेगा। तो प्रीफिक्स में मैं ये बताता हूँ कि भाई जो एजेंट जो आप हैं वो किस तरह के एजेंट। तो मैं लिखा है यहाँ पर यू आर ए डेटाबेस असिस्टेंट। यू किसको रेफर कर रहा है? LLM के लिए। LLM को हम ये कह रहे हैं कि LLM आप एक डेटाबेस असिस्टेंट। ठीक है, तो LLM ऐसे बात मानेगा हमारी? आंसर इज यस। LLM को इसी तरह से हम समझा सकते हैं सो डैट आंसर जब वो जनरेट करेगा तो जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग वो आंसर जनरेट करेगा। अब इसको मैं कंप्लीट लिखूंगा, यू आर ए डेटाबेस असिस्टेंट, आंसर द गिवन क्वेश्चन from the given context and do not use any do not perform any न्यूमेरिक मैनिपुलेशन। क्यों लिख रहे हो सर आप ये? क्योंकि कई बार पता है क्या होगा, LLM जब सैलरी में पूछूंगा तो वो सैलरी को डॉलर में, यूरो में, करेंसी सिंबल ऐड करके दे देगा। तो मैं मना कर रहा हूँ कि आप हमारा डेटा जो भी है वैसे ही रखना, उसमें कोई करेंसी सिंबल ऐड मत करना। ठीक है, चलो एक काम करते हैं कि इस बात को अगर मैं ना लिखूं तो क्या हो। अभी मैं नहीं लिखूं। ठीक, अभी मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन LLM को नहीं दे रहा हूं। अभी तो सिंपल कर दिया, एक दूसरा एजेंट बना लेंगे, सिंपल एजेंट बनाकर तैयार। अब प्रॉम्प्ट यूजर से आपने ले लिया, तो अब हेलोसिनेशन होने के चांसेस हैं। LLM हो सकता है अपनी नॉलेज से आंसर दे दे देन कि आपके डेटाबेस में क्या था, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन पास नहीं करा है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन।
मेरी क्वेरी आ गई, एजेंट को दे दी मैंने। एजेंट के अंदर इन्वोक नाम का फंक्शन है, और यहाँ पर डिक्शनरी में हम इसको इनपुट देंगे और इनपुट की के अंदर अपना प्रॉम्प्ट देंगे। अब ये हमें रेस्पॉन्स वापस करेगा। उस रेस्पॉन्स में से जो आउटपुट है वो निकाल कर हम देख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट। और एक काम करते हैं, मैं बार बार प्रोग्राम को रन ना कराकर इसको एक लूप में डाल देता हूं, ताकि मुझे बार बार रन ना करना पड़े, और ये इनफाइनाइट लूप कर दिया। यूजर से कहेंगे यूजर अपनी क्वेरी दीजिए, और अगर यूजर ने अपना क्वेरी में, मान लीजिए मैंने मैच कराया कि यूजर कह रहा है स्टॉप, अब आगे मुझे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करना, तो लूप को ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज यूजर की जो क्वेरी आ रही है एज ए प्रॉम्प्ट एजेंट को हम दे रहे हैं, एजेंट पूरा वर्कफ्लो जो मैंने आपको समझाया था इनिशियली वो एग्जीक्यूट करके आंसर देना चाहिए। लेट्स सी व्हाट। रन में यहाँ करा देता हूँ। क्वेरी, पहले मैंने इससे पूछा कि हाउ मेनी टेबल्स आर देयर, टेल देयर नेम्स। देखते हैं क्या बताता है। हो सकता है कुछ मुझसे गलत लिख गया हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, तो ऐसा लग नहीं रहा है। कह रहा है देयर आर 3 टेबल्स इन द डेटाबेस, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स। ये मैंने नेचुरल लैंग्वेज में पूछा। अगर आप एसक्यूएल डेवलपर हैं और बेसिक एसक्यूएल जानते हैं तो यही काम करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा शो टेबल्स। ये आ गया हमारा। अब मैं वो करने चला गया जिसकी वजह से मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है। मैं गया चैट जीपीटी के पास और मैंने यही क्वेश्चन इससे पूछा। हाउ मेनी टेबल्स आर देयर, टेल मी नेम्स। चैट जीपीटी है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। कह रहा है मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव डेटाबेस फाइल अटैच्ड विद दिस चैट, तो मैं ये नहीं बता सकता। या तो अपना डेटाबेस दे दो, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चलेगी इसके पास सारी की सर। ठीक है, तो आप क्या करोगे फिर, आप इसे डेटाबेस का स्कीमा दे दो कि भाई कॉलम का नाम बता दो, टेबल का नाम बता दो, फिर ये क्वेरी जनरेट करके दे सकता है हमारे। लेकिन वो क्वेरी जनरेट कर इसने दे भी दी, एग्जीक्यूट कैसे करेगा? मुझे क्वेरी को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा फिर, और फिर अपने सिस्टम पर रन करना पड़ेगा। तो एजेंट कह रहा है ये सब क्यों कर रहे हो, मुझसे करा लो सारे, मैं कर देता हूँ। अब वापस आ गया मैं यहाँ। अब मैंने अगला क्वेश्चन पूछा यहाँ पर कि हु इज टेकिंग मैक्स सैलरी। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। एलएलएम क्या कह रहा है, इतनी रीजनिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, क्या आप सैलरी लिखना चाह रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो हु इज टेकिंग मैक्सिमम सैलरी। चलो देखते हैं क्या करता है। अभी तक हेलोसिनेशन नहीं हो रहा है, एलएलएम अपनी नॉलेज बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। हम जो कह रहे हैं हमारे डेटाबेस से ही आंसर लाकर दे रहा है। अभी एक क्वेश्चन पूछा है मैंने, अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है। ये क्या रहा है, द एम्प्लॉय विद द मैक्सिमम सैलरी इज अर्जुन मल्होत्रा अर्निंग दिस एंड दिस। हमने कहा एक बार चेक तो करें, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, और बोल तो सच ही रहा है। अभी और मैंने इससे कहा
डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय गेटिंग सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। अब इस कमांड को आपने कई बार पढ़ा होगा, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकालने वाली। FAQ, किसी इंटरव्यू में जाओ तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी की कमांड बताओ क्या है। कह रहा है कि एम्प्लॉय विद सेकेंड हाईएस्ट सैलरी इज मनीष गुप्ता हु अर्न्स दिस एंड दिस। हमने कहा चलो फिर बता तो सही रहा है। तो बिहाइंड द सीन हो कैसे रहा है, वो वर्क फ्लो जो मैंने समझाया, आपका प्रॉम्प्ट ये रहा प्लस डेटाबेस स्कीमा, दोनों कहां पहुंचे, LLM के। LLM ने क्या करा होगा, इसको समझकर डेटाबेस में क्या क्वेरी होनी चाहिए वो क्वेरी बनाई, वो क्वेरी वापस करा किसके लिए, एजेंट के लिए। एजेंट ने उस क्वेरी को चलाया आपके डेटाबेस, वहां से रिजल्ट आया स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, ना कि नेचुरल लैंग्वेज में। जो रिजल्ट आया वापस पहुंचा कहां पर, हमारा LLM के पास। LLM ने उसे इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, वापस दे दिया एजेंट के लिए, और एजेंट ने आपको ये दिखा दिया। ठीक है, अब अगली क्वेरी क्या पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं, टेल मी डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी। सोचो, इक्विवेलेंट पहले मैं यहां मैं लिखूंगा यहाँ पर सेलेक्ट EMP डिपार्टमेंट सम EMP सेल फ्रॉम EMP ग्रुप बाई। अब सर एसक्यूएल की नॉलेज होनी चाहिए आपको, हमने कहा तो ग्रुप बाई EMP डिपार्टमेंट। ये कमांड आपको लिखनी पड़ेगी, तो वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि डिपार्टमेंट वाइज कितना एक्सपेंस हो रहा है एम्प्लॉय की सैलरी को, वो निकाल के दिखा दो। अब एसक्यूएल एजेंट कह रहा है मुझसे करवा लो, टेल मी डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी। फाइनेंस, IT, सेल्स, HR, मार्केटिंग। ठीक, अब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मैंने यहां पर से पूछा क्वेरी में डिटेल्स ऑफ employees who have not assigned any project yet। सर क्वेश्चन समझने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा, दिस इज योर एम्प्लॉय टेबल एंड दिस इज वन मोर टेबल दैट इज प्रोजेक्ट। कौन सा एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसकी डिटेल यहाँ पर, दो टेबल हो गई। अब इन दोनों के टेबल में क्या होगा, रिलेशन होगी, फॉरेन की का यूज करके बनाई गई होगी हमारे। मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कौन से एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई प्रोजेक्ट असाइन ही नहीं हुआ, खाली बैठे हुए सैलरी ले रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे ज्वाइन चलाना पड़ेगा दोनों टेबल के ऊपर। ज्वाइन आता है तो चला दीजिए, नहीं आता है तो एजेंट कह रहा मैं करूंगा ये काम, आप मुझसे कहो। तो हम पहुंच गए एजेंट के पास। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय who have not assigned any project yet। देखते हैं, ये लो, ये 7 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको आप इतनी सैलरी दे रहे हो और कोई प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं कर रहे हैं। इंटरनली ज्वाइन चला होगा ऑफिस। अब अगर मैं आपसे कहूं कि उस एम्प्लॉय के बारे में बताओ जिसको हमने ओवरलोड कर रखा है, मतलब जिसको हमने एक से ज्यादा प्रोजेक्ट ले रखे हैं, है ना, देखते हैं कि उसकी सैलरी ठीक ठाक है कि नहीं, चलाना जाए छोड़ के कहीं नहीं। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय who have assigned 2 or more projects। मैनुअली देखें पहले, एम्प्लॉय ID 101, 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, एक है।
ये है ना सर 103 वाला, इसको 2 प्रोजेक्ट पे काम मिला हुआ है, साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट कर रहा है ये, और एक प्रोजेक्ट फाइनेंशियल सिस्टम वाला भी कर रहा है। ठीक है, 103 वाला कौन है? राहुल वर्मा। क्या सैलरी है इसकी? 60,000 सैलरी है। तो ये तो हमने आंखों से देख के निकाल लिया। डेटा ज्यादा होता तो क्वेरी लिखनी पड़ती इस काम को। अब एजेंट कह रहा है मैंने भी निकाला, देखो सही है, तो निकाला तो सही है, राहुल वर्मा है और आईडी 103 है। तो सर अब कोई भी क्वेश्चन हमने कहा चलो अब एक काम करते हैं, अभी हम वही टेबल एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट उस पर अपना एनालिसिस कर रहे हैं। सर एक टेबल और है स्टूडेंट नाम, और आप ध्यान से समझो, एलएलएम स्टूडेंट टेबल को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो प्रॉम्प्ट है उसमें क्या इंटेंट है उसको समझ रहा है, तो रीजनिंग करके समझ रहा है, और वो ये भी आंसर ले रहा है कि इसकी टेबल ये होनी चाहिए आंसर देने के। ठीक है, चलो अब जरा यहाँ पर स्टूडेंट टेबल पे भी काम करवा। ये स्टूडेंट टेबल है, तो अगर मैं पूछूं कि उन एम्प्लॉय की डिटेल दे दो जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा आए हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कर ही लोगे, है ना। तो सिंपल क्वेरी तो हम जानते हैं, कॉम्प्लेक्स लाइक ज्वाइन हो गया, या सब क्वेरीज हो गई आपकी, या अभी नया कॉन्सेप्ट आया सीटीई कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, एसक्यूएल एजेंट क्या करा, ये सारे हेडेक मेरी, आप बस अपनी लैंग्वेज में पूछो, मैं आपको सब करा कर आपको दे दूं। चलो अब एक अगली क्वेरी पूछते हैं स्टूडेंट टेबल। डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स मोर देन 80। निकल के दे दियो। 10 लोग हैं ऐसे जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा आए। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैंने पूछा यहां से कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इस प्रॉम्प्ट में जो इंटेंट है, क्या मेरे डेटाबेस में कहीं उसका आंसर किसी टेबल में कुछ मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। अब देखते हैं एलएलएम क्या करता है। कुछ तो करेगा ही। क्या कह रहा है? आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कैपिटल सिटीज इन द करंट डेटाबेस टेबल। अपने नॉलेज का यूज अभी भी नहीं कर रहा है, और जो मेरा डेटाबेस था उस डेटाबेस के अंदर देख रहा है कोई टेबल ऐसी हो जिसमें ये बात लिखी हो, कोई कॉलम ऐसा हो, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब इस पॉइंट पर आप एलएलएम को ये कह सकते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को देने की बजाय, इस रिजल्ट को देने की बजाय कोई सिंपल सा मैसेज दे दो, इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड। ये भी ठीक है। आप ये कहना चाहते हो एलएलएम से, नहीं, अगर ऐसा कुछ आए तो सिंपली से इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। इतना लंबा हम नहीं पढ़ो। तो अब ये काम कैसे करोगे? हमने कहा देखो, ये जो आप यहां पर एक लिख रहे थे ना, हाँ, प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट एजेंट कह रहा है मैं खुद बनाऊंगा। उस प्रॉम्प्ट में आप क्या ऐड करवाना चाहते हो मुझे बस वो बताओ। तो यहां पे लिख देंगे प्रीफिक्स। अब मैंने यहां पे लिख दिया जो आप पहले लिखना चाहते हो। आंसर द क्वेश्चन from the given context। context में जो मैंने डेटाबेस दिया है। and if information is not available, simply say information not found। that's तो ये बात मानेगा हमारी बात? हमने कहा देखो चलते हैं, देखते हैं।
उस पॉइंट में आप एडिशनल इंस्ट्रक्शन एलएलएम को देना चाहते हो, इस तरह से दे सकते हो। और भी चीजें जो आप उसको पास कर सकते हो ताकि वो गलत आंसर या अपने अकॉर्डिंग आंसर को जनरेट करके ना दे। अब मैंने यहाँ पे पूछा इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन, समझ जाएगा BW, हमने कहा देख लेते समझेगा नहीं समझेगा, बिटवीन एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट टेबल्स। यस, there is a relation, employee project table has a foreign key, employee ID referencing this and this address। तो इस तरह से एनालिटिक्स वाला जो काम है ये बड़ी आसानी से आप यहां पर अपना कर पा रहे हैं। मन में वो आ रहा है कि फिर एसक्यूएल क्यों करना, 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने 15 दिन 10 दिन एसक्यूएल का जो कोर्स होता है वो क्यों करा जाए। हाँ भी राहुल कुमार, आप बताएंगे कुछ? चलो ठीक है। वो एक कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ऐसी मछलियां हर जगह मिल जाएंगी आपको, तो उनको हटा देना ही सही रहता है। चलो, तो अब क्वेश्चन चल रहा था वो ये कि फिर एसक्यूएल क्यों पढ़े। एसक्यूएल में कोई ज्वाइन पढ़ रहा है, कोई सीटी पढ़ रहा है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है क्वेरी पे, सब क्वेरी बनाने की प्रैक्टिस कर रहा है, ज्वाइंट्स को समझ रहा है। सर आज के सेशंस तो हमें लग रहा है एजेंट बनाना सीख लो, काम खत्म। आप 1 महीने लगाओगे एसक्यूएल पढ़ने में और शायद एक ओवरव्यू मैंने आपको 1 घंटे में दे दिया एजेंट का। कंट्रोल करना चाहते हो तो ऑब्वियसली सीखना पड़ेगा, पाइथन समझनी पड़ेगी, लाइब्रेरी समझनी पड़ेगी, एनवायरमेंट सेटअप, ऑब्वियसली टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। क्या लगता है आप लोगों के लिए? तो मुझे क्या लगता है, फॉर एनालिटिकल पर्पस दिस इज फाइन, बट दिस इज नॉट गुड विद ट्रांजैक्शनल डेटा। अब आप प्रॉम्प्ट में ये कह दो कि मेरे अकाउंट से 1000 रुपए ट्रांसफर कर दो दूसरे के अकाउंट में, दिस इज वेरी सेंसिटिव। अगर 99.9 सही है और 0.1% भी गलत हो गया तो आप ये रिस्क क्लियर नहीं करना चाहोगे। So here you need to execute the query manually। या better combination क्या है? SQL agent with HITL। HITL sounds human in the loop। तो human involvement के साथ इस काम को करा जाएगा। Human involvement मतलब जब आपने LLM से क्वेरी जनरेट करवाई तो वो क्वेरी जब SQL agent के पास आई तो SQL agent से कहो पहले मुझे देखो कि क्या क्वेरी बनी है, फिर मैं बताऊंगा यस या नो। अब मेरी नॉलेज होगी, मैं बताऊंगा इस काम को करना है या नहीं करना। तो फॉर ट्रांजैक्शनल एग्जीक्यूशन अभी भी आपको एसक्यूएल सीखनी, बट फॉर एनालिटिकल पर्पस यस यू कैन यूज दिस, क्योंकि उसमें एनालिटिकल मतलब क्या है, डेटा को फैच करके तो लाना है, उसमें कुछ गड़बड़ होने के चांस तो नहीं है। लेकिन स्टिल आपके पास अपनी प्राइमरी नॉलेज होगी तो आप उस एनालिटिक्स को भी बेटर मैनर में समझ पाएंगे कि हाँ ये सही हो रहा है या नहीं। अब लास्ट पॉइंट, उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। अगर मैं एसक्यूएल एजेंट से कहूं एसक्यूएल एजेंट आपने क्या क्या करा मुझे सब दिखाओ, तो यहां पर एक आर्गुमेंट पास करेंगे वर्बोज आर्गुमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बिहाइंड द सीन जो भी हो रहा है उसकी ट्रेसिंग आपको मिल जाती है। कैसे मिलती है, क्या है वो देख, इसको फिर से रन कराया मैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने, नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय गेटिंग हाईएस्ट।
अब देखते हैं क्या क्या हो। एसक्यूएल एजेंट कह रहा है कि मैं अब काम करना शुरू कर रहा हूं। बिहाइंड द सीन वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ गया। टेबल ये थी, एक टेबल ये है, एक टेबल, उसने पूरा स्कीमा पढ़ा। ईएमपी टेबल पढ़ी, प्रोजेक्ट टेबल पढ़ी, स्टूडेंट टेबल पढ़ी, इनका स्कीमा उठाकर दे दिया एलएलएम के लिए। और एलएलएम से जो क्वेरी वापस आई वही आई। ये क्वेरी आई, सेलेक्ट ईएमपी नेम, ईएमपी सैलरी फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय दिस एंड दिस लिमिट। ये क्वेरी कहाँ से आई? एलएलएम की तरफ से वापस आई हमारी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका उस क्वेरी का एग्जीक्यूशन करा दिया। ये कह रहा है इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड। इसका मतलब कहीं पर कुछ हमारा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है? आपने ईएमपी नेम की जगह क्या लिख दिया था? टीएमपी नेम। कॉलम का नाम क्या था हमारा? ईएमपी नेम। वो कह रहा है इस नाम से तो कॉलम ही नहीं है हमारे। ठीक है, अब देखो दोबारा इसको लिख, नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय गेटिंग हाईएस्ट सैलरी। फिर से देखो, एजेंट कह रहा है कि मैंने कई बार एलएलएम के साथ इस ऑप्शन को ट्राई करा, जो आपने क्वेरी पूछी उसको कई बार मैंने ट्राई करा। अब सर इसमें फिर इंप्रूवमेंट कहाँ करेंगे? हमने कहा देखो, वर्बोस इक्वल टू ट्रू, इस प्रीफिक्स को आप और बेटर कर दीजिए। लाइक आपने लगा यू आर डेटाबेस असिस्टेंट, आंसर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट एंड इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल simply say information not found। चलो, बहुत ज्यादा उसमें कुछ और इंप्रूवमेंट करने का मुझे नहीं दिख रहा है। एक बार दोबारा चला, सर ये बॉन्डिंग क्या आ रही है? ये यहां से यहां तक जो चल रहा है बॉन्डिंग क्या आ रही है? तो पाइथन लैंग्वेज में जब आप कोई पैकेज इंपोर्ट करते हैं और वो जो पैकेजेस हैं, अगर वो पैकेजेस डेप्रिकेट हो जाते हैं, डेप्रिकेट का मीनिंग है कि ये कम्युनिटी प्लान कर रही है कि कल को इसका नाम बदलेंगे या इसकी जगह ये क्लास किसी दूसरे पैकेज में लेके जाएंगे, तो पुराने पैकेज को डेप्रिकेट कर देते हैं। तो आने वाले वर्जन पे ये जो पैकेज है ये रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पर दूसरा इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा। तो जब आएगा तब देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूछा है, यहाँ पर tell me details of employee getting maximum salary। इस बार क्वेरी सेव नहीं देती। select star from EMP where cell is equal to select max of EMP cell this and this। अभी हमने क्या ऑब्जर्व करा? हमने करीब इससे मोर देन 20 क्वेश्चंस पूछे, सिर्फ एक पॉइंट पर आके ये हेलुसिनेट हुआ, एक पॉइंट पर आकर ये फेल हुआ, बाकी 99% ये आपका सही चल रहा है। अब वो जो फेलियर हुआ, उस फेलियर पर आप क्या लगाएंगे पाइथन के अंदर? एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई एक्सेप्ट, ताकि अगर ऐसा कुछ है तो एक फ्रेंडली मैसेज दिया जाए। और मुझे जो लग रहा है क्यों हुआ होगा ऐसा, एम्बिग्यूटी थी मेरी क्वेरी में। मैंने क्या लिखा था? हाईएस्ट वर्ड यूज करा था, वो हाईएस्ट को लेकर हाईएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट सैलरी में कंफ्यूज हो गया। यानी कि आपको क्या करना है? क्लियर प्रॉम्प्ट आपको अपना लिखना है। ठीक है, चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वेबिनार, कैसे एसक्यूएल एजेंट हमारे बनाए जाते हैं। नाउ इट्स योर टर्न। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके ब्रेन में आ रहे हैं, उनको डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं एक अच्छा आंसर आपको दे। आपके पास दो ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं
हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। एंड अनदर ऑप्शन इज चैट ऑप्शन इज इनेबल्ड। आप चैट में क्वेश्चन लिखेंगे और मैं आपको आंसर दे दूंगा। यस पंकज, बताइए सर क्या। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर एजेंटिक एआई और एजेंट में डिफरेंस क्या है सर? और दूसरा क्वेश्चन है कि लैंग्राफ, सब लैंगचेन में सर हम एजेंट बना सकते हैं, तो लैंग्राफ को यूज क्यों करते हैं? पहले क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। पंकज, इनका क्वेश्चन है कि एआई एजेंट और एजेंटिक एआई में क्या डिफरेंस। एआई एजेंट सिंगल टास्क को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने बनाया है, जैसा भी एसक्यूएल एजेंट का बनाया। अब इसी प्रोग्राम में अगर मैं ईमेल एजेंट भी लगा दूं, एसक्यूएल एजेंट भी लगा दूं, जीमेल का एजेंट भी लगा दूं, इसमें इंस्टाग्राम का एक एजेंट बना दूं, व्हाट्सएप का भी एजेंट बना दूं, नाउ वी आर हैविंग मोर देन वन एजेंट्स। अब उन एजेंट्स को मुझे कोलैबोरेट करने का पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एजेंटिक एआई। ठीक है, तो सिंगल एजेंट पर आप काम कर रहे हैं, सिंपली उसे आप एक एआई एजेंट कह सकते हैं। और जैसे ही मल्टीपल एजेंट्स के कोलैबोरेशन के साथ आप एक पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो उस सिस्टम को एजेंटिक एआई सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था लैंगचेन और लैंग्राफ क्या डिफरेंस। लैंगचेन के अंदर HITL का फीचर नहीं होता, ह्यूमन इन द लूप वाला। लैंग्राफ हमें ये फैसिलिटी देता है। लैंगचेन में फॉल्ट टॉलरेंस का फीचर नहीं होता है, लैंग्राफ के अंदर फॉल्ट टॉलरेंस का फीचर होता है। लैंगचेन के नाम में चेन है, चेन एक सीक्वेंशियल वर्क फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। ग्राफ में ब्रांचिंग भी हो सकती है, ग्राफ में पैरेलल इटरेशन भी हो सकते हैं, ग्राफ में कंडीशंस भी हो सकते हैं। तो सिंगल आंसर है सीक्वेंशियल वर्क फ्लो ऑटोमेट करना है, लैंगचेन से किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो जिसमें ह्यूमन टॉलरेंस भी चाहिए, जिसमें परसिस्टेंस भी चाहिए, तो आपको लैंग्राफ यूज करना चाहिए। और अभी मैंने जो एजेंट आपको बनाकर दिखाया है, क्रिएट एजेंट फंक्शन, ये क्रिएट एजेंट फंक्शन इंटरनली एक ग्राफ। एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब आपसे हमने D20 को तो उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, तो उसके बाद वो जो इंटरव्यू हमसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर तुम्हें आता है कि डॉक्टर सीखना चाहिए। सर अगर देखो, पोस्ट में देयर आर मल्टीपल सेगमेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस। वन पार्ट इज डॉक्टर। मान लीजिए अभी मैंने क्या करा, आपको पूरा एनवायरनमेंट बनाकर बताया या समझाया कि पहले मुझे ये फ्रेमवर्क डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर मुझे ये करना पड़ेगा, फिर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब सपोज ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया, ये मैंने आपको पेन ड्राइव में दे दिया। अब आप इस अपने सिस्टम पर चलाएंगे तो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपकी में एनवायरनमेंट ही नहीं। तो अब अगर मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मैंने जो भी कोड लिखा है, अगर मैं किसी को शेयर करूँ तो उसके सिस्टम में एज इट इज जाके एग्जीक्यूट हो जाए, उसको फर्दर कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल ना करनी पड़े। तो फॉर दैट पर्पस कॉन्सेप्ट यूज होता है किसका? हमारा डॉकर। तो डॉकर डेवलपमेंट टाइम पर जब कभी आप अपने प्रोजेक्ट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे शिफ्ट करते हैं, वहां पर आपको हेल्प करता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि डॉकर में ही कोड रखोगे तभी रन होगा, आप विदाउट डॉकर भी कोड रन कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज एडवांटेज मिलेगा जब भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन सर्वर टू सर्वर, इजीली आप कर पाओगे। अनदर क्वेश्चन, कुमकुम ने क्वेश्चन पूछा है, वीडियो के साथ साथ ये ट्राई आप नहीं कर पाए, क्लास की रिकॉर्डिंग। हाँ, इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी यूट्यूब पर, मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, और आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप गो थ्रू कर सकते हैं, मिलेगी। नीतीश मेहरा, आपका क्वेश्चन है एक्चुअल फ्लो क्या है। एक्चुअल फ्लो पहले पाइथन सीखनी है, उसके बाद मॉडल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप जनरेटिव एआई में कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, एलएलएम से जनरेशन वाला काम कैसे करते हैं, उसके बाद एआई एजेंट इंडिविजुअल बनाना सीखते हैं, उसके बाद जब मल्टीपल एजेंट बन जाते हैं, नाउ इट बिकम्स एजेंटिक एआई। नो, डॉकर इज नॉट ए प्लेटफॉर्म जो आपको मल्टीपल डेटाबेस का एक्सेस देता है। डॉकर इज लाइक वन कंटेनर
जिसके अंदर आपने सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया हुआ है। आप किसी भी सिस्टम पे ले जाकर उस डिपेंडेंसी को आप सेटिस्फाई करा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो उसमें डेटाबेस भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, लाइब्रेरीज भी हो सकती हैं। सिर्फ डेटाबेस कहना सही नहीं होगा, और बहुत सारी चीजें होती हैं। पृथ्वीराज अनम्यूट कीजिए, बताइए सर क्या पूछना है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये वाला जो एजेंट है एसक्यूएल एजेंट, ये लैंचेन और ये पाइथन लैंग्वेज का मतलब थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए फिर से। देखो, अगर आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो पहले अंडरस्टैंडिंग पाइथन लैंग्वेज की होनी चाहिए, उसके बाद जो लैंचेन फ्रेमवर्क है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये कोड आप ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि क्या लिखा है, क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखें तो मैंने इंपोर्ट करा हुआ है। अब जो चीज इंपोर्ट होती है पाइथन में, उसको मॉड्यूल पैकेज के नाम से जानते हैं। अगर आपको मॉड्यूल पैकेज की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ऊपर की 4 लाइनें समझ में आएंगी। उसके बाद मैंने क्या करा, एलएलएम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अगर आपने पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको वो नेक्स्ट लाइन समझ में आएगी कि कैसे आप चैट ओपनएआई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे। उसके बाद मैंने क्रिएट एजेंट फंक्शन कॉल किया। अगर आपको पाइथन में फंक्शन डिफाइन करना और कॉल करना आता है तो वो लाइन आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद मैंने कॉमा लगाकर कुछ आर्गुमेंट दिए, आर्गुमेंट कॉमा दिस कॉमा दिस। तो वो जो कॉमा लगा के मैं वैल्यू लिख रहा था उनको पाइथन में फंक्शन आर्गुमेंट्स कहते हैं। अगेन फंक्शन का चैप्टर अगर हमें आता होगा तो वो आर्गुमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं हमें उसकी नॉलेज भी हो जाती है। तो ये फंडामेंटल आते ही वो चीज आपको अपने आप आ जाएगी। ओके। सचिन का क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग मस्ट है जैन एआई और एजेंटिक एआई के लिए, मतलब सिंपल टर्म में क्या मशीन लर्निंग पढ़ना जरूरी है जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई के लिए? तो एक ओवरव्यू मशीन लर्निंग का होना चाहिए। अब जैसे आप पढ़ेंगे जनरेटिव एजेंटिक एआई तो मैं बोलूंगा एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो पहला क्वेश्चन आपका ये होगा सर मॉडल क्या होता है। अब मॉडल के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो मशीन लर्निंग अगर आप जानते हैं तो एक आइडिया आपको होता है, अच्छा मॉडल एक कोई ऑब्जेक्ट होता है जो एग्जिस्टिंग डेटा से ट्रेन किया जाता है और फिर नए सैंपल के लिए कुछ प्रेडिक्शन करके देता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी आपको जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी तो आप मान ही लोगे कि हाँ कोई होता ही होगा, मॉडल कुछ करता ही होगा, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि बहुत डिटेल में आपको जाना चाहिए, एक एक एल्गोरिथम बहुत ज्यादा डिटेल में करनी है, बट एक आइडिया जरूर होना चाहिए सो डैट यहाँ पर आकर आपके पास इमेजिनेशन वाला जो पावर होगा वो अच्छा हो जाएगा। आप 3rd ईयर स्टूडेंट हैं, पाइथन बेसिक आती है, तो आपको गेट को टारगेट करना है या फिर डेवलपमेंट के साथ एआई के लिए, सर ये आपकी चॉइस होगी। आप जब मार्केट में आते हैं तो कई सारे फील्ड हैं जिनमें कैरियर होता है, आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट पहले किस में आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर एआई में आएंगे तो फिर इसमें आगे कैरियर है, अगर आप गेट क्वालिफाई करके दूसरे साइड में जाते हैं तो वहां पर अपना एक कैरियर है। तो ये आंसर नॉन टेक्निकल हो जाता है क्योंकि इसमें आपका फैमिली, आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट, बहुत सारे और नॉन टेक्निकल फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। दिलीप कुमार का क्वेश्चन है, विल इट वर्क फॉर सेम वे विद नो सीक्वल डेटाबेसेस? एग्जैक्टली, आपको जो कनेक्शन बनाया था हमने यहाँ पर वो एसक्यूएल डेटाबेस का बनाया था। इसी तरह से नो सीक्वल के साथ भी कनेक्शन बनाने के लिए हमारे पास यूआरआईज आते हैं, तो किसी भी नो सीक्वल के साथ भी आप बना सकते हैं। राहुल शर्मा, बताइए, कुछ पूछ रहे हैं आप? आपने मैसेज भी दिया है, मुझे पाइथन में इंटरेस्ट है, मुझे सीखना है। आप सीख सकते हैं, गुड।
अभिनव गुप्ता, MCP वेबिनार, वेट कीजिए, सीरीज में उसका भी नंबर आएगा। तो MCP वेबिनार का एक सीधा सा पॉइंट है कि ऑडियंस उस लेवल पर होनी चाहिए कि वो इस बात को समझ पाए, ठीक है। तो MCP तब आप समझ पाएंगे जब आपको फंडामेंटल ऑफ AI, फंडामेंटल ऑफ एजेंट्स, फंडामेंटल ऑफ टूल कॉलिंग, स्पेशली टूल कॉलिंग आपको आता है। अगर आपको टूल कॉलिंग ही नहीं पता तो आपको MCP क्या ही समझ में आएगा। तो दैट मीन्स इट इज द लाइक मोर एडवांस कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ एजेंटिक AI, दैट इज MCP. So I will try to arrange one webinar on this MCP. क्लॉड आप बिल्कुल सीखें, क्लॉड के अलग अलग पर्पस हैं, आप उनको सीख सकते हैं। कंपनीज क्लॉड का यूज कर रही हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, तो आप उनको सीख सकते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। द पॉइंट इज कि मुझे क्या सीखना है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैं जिसके लिए टारगेट कर रहा हूँ वो किस फील्ड में काम करता है, वो क्या टेक्नोलॉजी यूज करता है, वो सीखना चाहिए। क्योंकि मार्केट में आप जाएंगे तो बहुत कुछ है और आप ये सोचेंगे मुझे सब कुछ आ जाए तब मैं जाऊंगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा, इतना सब कुछ है। तो आप अपना टारगेट डिसाइड करिए कि मैं किसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो क्या यूज करते हैं वो सीख लीजिए पहले, वो ज्यादा बेटर। क्योंकि आपने एक चीज सीखी, अब आप कह रहे हैं मुझे आ गई, तो क्या गारंटी है कि अगले दिन नई चीज नहीं आ जाएगी। आप अभी क्लॉड कंप्लीट करो, हो सकता है कुछ नया निकल कर आ जाए, फिर आपका मन करेगा चलो ये भी सीख लेते हैं। तो ये शायद मुझे लगता है इंडिविजुअल लेवल पर ना करके हमारा टारगेट क्या था उस लेवल पर सोचिए, वो ज्यादा बेटर होना चाहिए। वैलिडेशन बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका जो क्वेश्चन है नीतीश का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें इन्होंने पूछा है क्या एसक्यूएल वैलिडेशन करना चाहिए, मस्ट। मान लो मैंने प्रॉम्प्ट में लिख दिया डिलीट ऑल द एम्प्लॉइज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन दिस, वो तो कर देगा डिलीट, भाई उसका काम क्या, वो तो कह रहा है मैं तो सब करूंगा। आपने उससे कह दिया रिमूव फॉरेन की फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट टेबल, हटा देगा वो तो जाके। आपने कह दिया ड्रॉप दिस कॉलम, वो कर देगा। तो हम चाहते हैं एसक्यूएल वैलिडेशन भी हो, दैट मींस हम सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी के लिए एजेंट यूज करेंगे, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, डिलीट कमांड, अपडेट कमांड अगर एलएलएम ने जनरेट करके दे दी तो मुझे इफ एल्स लगाकर या क्लॉड या किसी भी टूल का यूज करके उसे रोकना है कि भाई ये काम तो करना ही नहीं है। अपने प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शन दो एलएलएम यू कैन नॉट जनरेट अदर कमांड्स देन सेलेक्ट, सिर्फ सेलेक्ट कमांड आपको जनरेट करनी है, इसके अलावा कमांड जनरेट नहीं करनी है। फिर भी एलएलएम नहीं माने तो आपको पहले एसक्यूएल एजेंट से कहना है कि चेक करो, वैलिडेशन लगाओ कि भाई इसने सेलेक्ट कमांड ही जनरेट करी, कोई और तो नहीं करती है, कर दिया तो चलाना मत इसे। दैट इज नोन एज एसक्यूएल वैलिडेशन इन द फील्ड ऑफ एजेंटिक एआई। बिल्कुल करना होता है, इंडस्ट्री लेवल पर हमें वैलिडेशन करना ही होता है। अब चाहे आप इफ एल्स लगा के करो मैन्युअली या क्लॉड से करो, वो डिपेंड करता है आपके पास क्या चीज अवेलेबल। राहुल शर्मा, वेबिनार का सर्टिफिकेट मिलेगा, बैकएंड टीम ने आपको गाइड करा होगा कि कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें क्या फॉर्मेलिटीज हैं। आपका पूरा फ्री है, फॉर्मेलिटीज में ऐसा नहीं है कुछ पे करना है आपको, बट द पॉइंट इज आपकी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए, फिर आपको वो सर्टिफिकेट असाइन होता है। तो वो ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट। यूट्यूब चैनल है मेरा, आप यूट्यूब चैनल पर अपडेट देख सकते हैं मेरे। तो उसके लिए आप जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, क्वेश्चन था ये पिंकल दुबे का, तो जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें यूट्यूब का चैनल मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप मेरे पास्ट की रिकॉर्डिंग्स या भी जो भी चीज़ें होंगी वो वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी।
रितेश कुमार। इनका क्वेश्चन है डेटा एनालिटिक्स उन्होंने करी हुई है। अब एआई के कौन कौन से टूल हैं जो इन्हें सीखने हैं और उन्हें डेवलप कैसे करें डेटा एनालिस्ट के लिए। तो अगेन, अगर आप डेटा एनालिस्ट में हैं तो आपने दो टूल जरूर पढ़े होंगे, एक एक्सेल और एक पावर बीआई। एक्सेल और पावर बीआई में आप एक चीज कॉमन है जो लिखते हैं, दैट इज फार्मूला। एक्सेल के अंदर फार्मूला बनाते हो और डेक्स बनाते हो पावर बीआई के अंदर, उसका भी फार्मूला। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को वहीं दो पॉइंट पर होती है, बाकी ड्रैग एंड ड्रॉप तो कोई भी कर ले। इंटरव्यू में आप जाओगे तो आपसे डेक्स ही पूछी जा रही है, वी लुकअप, एक्स लुकअप एक्सेल में पूछा जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल और पावर बीआई के अंदर एक फीचर होता है कोपायलट, जो कि आपका जो पेड वर्जन होते हैं उनमें अवेलेबल है, फ्री वाले में नहीं। तो कोपायलट फीचर के अंदर आप क्या करते हैं, आप एलएलएम को इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्लॉड को भी कर सकते हैं और जीपीटी को भी कर सकते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया, एक्सेल के अंदर ही प्रॉम्प्ट विंडो आ जाती है और उस प्रॉम्प्ट विंडो पर आप फार्मूला जनरेट करा, तो वो फार्मूला जनरेट करके आपको दे देगा, कॉपी करके फार्मूला वाला पेस्ट कर दीजिए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, पावर बीआई में भी और एक्सेल में भी इस जनरेटिव एआई के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो कोपायलट फीचर को आप यूज करिए। अब मैंने फिर से उस क्वेश्चन का आंसर जो पहले दिया था, आपके क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा रितेश। आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहां कौन सा टूल यूज होता है एनालिटिक्स करने के लिए, उस टूल के अंदर कैसे हम एलएलएम को इंटीग्रेट करेंगे, वो चीज आपको सीखनी है। पहले से आपने कोई टूल सीखना है तो जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जैसे मैंने बोला एक्सेल और पावर बीआई या टैबलू भी कई बार लोग सीख लेते हैं, उन्हीं को सीख सकते हो। लेकिन जब जिस जगह आप जॉब करने जाओगे, बहुत ज्यादा चांस है उनका अपना कोई प्रोप्राइटरी टूल होगा जो कोई जानता भी नहीं होगा मार्केट के अंदर, और फिर वहां पर आपको एआई कैसे इंटीग्रेट करनी है, उनके टूल के अंदर कोई कोई ऑप्शन आता होगा, फिर वो आपको सीखना होगा। ठीक है, चलो। इसके अलावा कोडिंग बेस्ड अगर आप सब कुछ करना चाहते हैं रेस्पेक्ट ऑफ टूल, तो जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। इसमें आप किसी भी तरह के डेटा को, जैसे मैंने भी डेटाबेस से डेटा निकाला, आप एक्सेल से भी निकाल सकते हो, वेबसाइट से भी निकाल सकते हो, और उस पर क्वेश्चन आंसर जो कराना चाहते हो करा। तो जनरेटिव एआई का यूज करके भी इस काम को किया जा सकता है। दीपांशु का क्वेश्चन है, if I know Python, would it be possible to resume your agentic AI course from the statistics and analysis section? Yes, definitely. अगर आपको Python आती है तो आप इस पॉइंट से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। सचिन का क्वेश्चन है, डीप लर्निंग और एनएलपी का यूज होता है क्या जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई में? तो बिहाइंड द सीन आप देखिए, जब आप एलएलएम से कम्युनिकेट कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज में, तो दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ना, एनएलपी। तो अभी आपने प्रॉम्प्ट लिखा नेचुरल लैंग्वेज में, उसने उसको समझा और आपको वापस करा फिर एनएलपी में, अब टेक्निकल आंसर देते। जब आप एलएलएम को बनाने वाले पार्ट पे जाते हो तो आपको पूरा आर्किटेक्चर का आइडिया होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में अटेंशन लेयर कैसे काम करती है, उसके अंदर और क्या क्या टर्म्स हैं जो ANN वगैरह यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को खुद इंप्लीमेंट करेंगे किसी अपने एलएलएम को ट्रेन करने के लिए, तो आपको डीप लर्निंग की डिटेल्ड नॉलेज, डीप नॉलेज होनी चाहिए, ओवरव्यू भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो नहीं सर, मुझे एलएलएम थोड़ी ट्रेन करना है, वो तो हो चुके, मैं तो एलएलएम का यूज करके अपनी एप्लीकेशन बनाऊंगा, तो उस केस में आप एक ओवरव्यू भी रखते हैं तो काम आपका हो जाता है। आई होप आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। तो अगर आप आर्किटेक्चर लेवल पर जा रहे हैं, यस, डीप लर्निंग की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, और आप एप्लीकेशन लेवल पर जा रहे हैं तो एक आइडिया भी काम कर जाएगा। हाँ जी, वैलिडेशन लगानी चाहिए, आंसर मैंने आपको दे दिया।
चेतन गुप्ता का क्वेश्चन है, दिल्ली एनसीआर में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बताया कि आपने प्लेसमेंट में हेल्प करी, क्या दिल्ली एनसीआर के बाहर ही प्लेसमेंट? सो ऑब्वियसली जो प्लेसमेंट सपोर्ट हो सकता है हमारे पास से पहला है, जैसे मेरा खुद का 20 ईयर एक्सपीरियंस हो गया, तो पास में जितने भी लोग कभी पढ़ के गए होंगे तो उनको कभी रिक्वायरमेंट आती है तो वो मेरे से कभी डिमांड करते हैं, सर कोई स्टूडेंट हो अच्छा तो मुझे रेफर कर दीजिए। तो इस तरह से आपको एक प्लेसमेंट सपोर्ट मिल जाती है। दिल्ली एनसीआर से बाहर ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो मुझसे पढ़ के कभी गया है पास्ट में, आज वो हैदराबाद में या बंगलौर में या एनसीआर में, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, वो मुझे बस रिक्वायरमेंट दे देता है कि सर मेरी कंपनी में 2 ओपनिंग आई हुई है, मैं आगे स्टूडेंट को शेयर कर देता हूँ, अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी लोकेशन पर 2 रिक्वायरमेंट आई है तो वो अपने इंटरेस्टेड होते हैं जाते हैं, नहीं होते तो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऐसा नहीं है कि एनसीआर में ही प्लेसमेंट सपोर्ट है या एनसीआर के बाहर प्लेसमेंट सपोर्ट है। डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस कि किस समय मेरे पास रेफरेंस आया है और वो किस लोकेशन पर आया हुआ है। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? आज क्वेश्चन काफी आपके ठीक थे, टेक्निकल भी थे, लास्ट सेशन में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉमन क्वेश्चन, कॉमन आंसर, सेशन की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? यूट्यूब पर मेरा चैनल है, वहां पर मैं पब्लिश कर दूंगा वो लिंक आपको, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपको वेबिनार की डिटेल पोस्ट करी जाती है, वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। चलिए, मुझे लग रहा है आज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास्ट में मुझसे शायद पढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन में रेफरेंस यही था और पहले आपसे हम पढ़ चुके हैं, यही में हम कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, चलो कोई और क्वेश्चन किसी का है तो पूछिए, अदरवाइज सेशन को हम फाइंड अप करते हैं। अभिषेक कुमार, इनका क्वेश्चन है, इज डीएसए इंपॉर्टेंट इफ आई एम इंटरेस्टेड इन डेटा एनालिटिक्स? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? जब आप अपने रीजनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं, तो आपको डीएसए जरूर पढ़ना चाहिए। नो मैटर कि आगे आप इसका जॉब में कैसे यूज कर रहे हैं या कैसे नहीं कर रहे। डीएसए पढ़ने के बाद आपका ब्रेन एकदम सही और करेक्ट डायरेक्शन में एफिशिएंटली कैसे किसी काम को किया जाता है उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है। अब वो आपका जो थॉट प्रोसेस डेवलप होता है डीएसए पढ़ने के बाद, वो किसी भी फील्ड में लगाया जा सकता है। नो मैटर कि वो डेटा एनालिटिक्स है या वो डेटा साइंस है या डेवलपमेंट है या फैमिली या सोशल से रिलेटेड डिसीजंस हैं, क्योंकि आप जो भी डिसीजन लेते हो ब्रेन से लेते हो। ब्रेन कितने अच्छे डिसीजन ले पाएगा, आपने उसको कैसे ट्रेन किया है, उस पर डिपेंड करेगा। सो डीएसए का रोल मुझे लगता है इन जनरल ये होना चाहिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो डीएसए मोस्टली जो एमएनसी लेवल की कंपनीज होती हैं, जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया या और टॉप लेवल के एमएनसीज हो गई, उनके क्वेश्चन आंसर में डीएसए के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो अब आपका टारगेट क्या है, आप किन ऑर्गेनाइजेशंस को हिट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बट
अगर एक जनरल बात करी जाए तो डीएसए प्री रिक्विजिट नहीं है डेटा एनालिटिक्स पढ़ने के लिए, लेकिन अगर किसी भी चीज की नॉलेज होती है तो नॉलेज कभी खराब नहीं जाती। बट आपके पास टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है, तो आप डीएसए को स्किप कर सकते हैं और सीधा डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके घर में भाई बहन है जो 10+2 पढ़ते हैं, उनको डीएसए पढ़ाओ ताकि उनका ब्रेन ओपन हो जाए, अच्छा सोच पाए, थॉट प्रोसेस अच्छे डेवलप हों, वो अपने लाइफ में अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। उस पर्पस के लिए डीएसए इज वेरी गुड। चलिए, तो आई गेस अब कोई क्वेश्चन नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन के आंसर जो आप पूछ सकते थे शायद हमने कवर कर ही लिए हैं। तो अब मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम।